नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के इडियम एंड फ्रेजेस करवाए थे। आज उसका हम फोर्थ लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, इडियम्स का मतलब शब्दों के साथ खेलना। मैंने हर वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था, जो इडियम जो इंग्लिश जो सेंटेंस बनता है उसका अर्थ कुछ और होता है और वाकई में इडियम का अर्थ कुछ और हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, गागर में सागर भरना, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मतलब वह लाइन तो कुछ और बता रहा है, गागर में सागर भरना, पर इसका मतलब होता क्या है? मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा कुछ कह जाना। दोस्तों, इडियम्स अगर एग्जाम में आते हैं तो वह बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, उसको मत छोड़िए। दोस्तों, क्या होता है, जो स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट जो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वह क्या करते हैं, उनको मतलब समझ में नहीं आता, वह छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, एक बार इनको समझने की कोशिश कीजिए विद ट्रिक के साथ। जो मैं आपको करवाऊंगा विद ट्रिक के साथ करवाऊंगा, आपको बिल्कुल आसान लगने लग जाएंगे। दोस्तों, लेक्चर सुनने से पहले नोटबुक और पेन के साथ बैठें और अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं विद ट्रिक, ताकि आपका जब फाइनल एग्जाम हो आप अच्छे से रिवीजन कर पाएं और आपका एक भी नंबर ना कटे। यह हमारा मोटिव रहेगा। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है, आप हमारे हेड ऑफिस के नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। जहां आप हमारे पेड कोर्सों की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे यही सेम नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9646810103। दोस्तों, हमारा एक चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस चैनल में हम आपको आने वाली पोस्टों की अपडेशन देते रहेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा, प्लीज उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। बालाजी एजुकेशन पॉइंट, यह हमारा लोगो है। बढ़ते हैं ईडीएम एंड फ्रेज की तरफ। फर्स्ट ईडीएम है बैड एग। बैड एग का मतलब होता है एक बेईमान या खराब व्यवहार वाला व्यक्ति। बेसिकली एक बैड एग का मतलब होता है एक बेईमान या खराब व्यवहार वाला व्यक्ति। मैंने कहा था दोस्तों, जैसे बैड एग एक गंदा अंडा, इसका मतलब कुछ और है। गंदा अंडा इसका मतलब कुछ और है, जो इसका रियल में अर्थ निकल रहा है उसका मतलब निकल रहा है एक बेईमान या खराब व्यक्ति। दोस्तों, मुहावरे में क्या होते हैं, इडियम्स, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जो इडियम बना दिया, हम उनको चेंजेस नहीं कर सकते। उनका मीनिंग क्या होगा, ट्रिक क्या होगा, वह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ए बैड एग मतलब एक गंदा अंडा पर इसमें जो इसका मतलब निकल रहा है एक बेईमान या खराब व्यवहार वाला व्यक्ति। अगर हम इंग्लिश में कहेंगे अ डी ऑनेस्ट और इल बिहेव पर्सन, मतलब बुरा आदमी। आप कुछ भी लगा लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, ही इज बीन इन ए प्रिजन सेवरल टाइम फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राइम्स, ही इज अ बैड एग। मतलब वह बहुत बारी जेल गया है, कैदी है, बहुत बारी जेल गया है क्राइम के चक्कर में, इसलिए क्योंकि वह एक खराब व्यक्ति या खराब व्यवहार वाला व्यक्ति था। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, दो पर्सन है। एक पर्सन उससे कुछ मांगने की कोशिश कर रहा है और दूसरा पर्सन उसको मना कर रहा है या मुकर रहा है भी मैं ये नहीं कर सकता, भी मतलब उसको टाइम पे धोखा दे रहा है, जब बेईमानी कर रहा है, जब वह मुकर गया। ठीक है। अगर मैं इस इडियम में ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ए बैड एग मतलब, ए बैड एग मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने मुझे गंदे अंडे दे दिए, जिसने मुझे गंदे अंडे बेच दिए। अगर वह गंदे अंडे तब बेचेगा जब उसके मन में कोई खोट होगा, जब अगर वो बेईमान होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए बैड एग मतलब एक बेईमान व्यक्ति। नेक्स्ट है इजी एज पाई। इजी एज पाई का मतलब होता है बहुत आसान। इजी एज पाई मतलब बहुत ही आसान। इंग्लिश में कहेंगे एक्सट्रीमली इजी, सिंपल, रिक्वायरिंग वेरी लिटिल स्किल और एफर्ट। मतलब कोई ऐसा कार्य करना जिसे हम आसानी से कर सकें। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर सो मैनी ईयर एज एन अकाउंट डूइंग टैक्स इज एज इजी एज पाई फॉर मी। आफ्टर सो मैनी ईयर, काफी सालों के बाद, एज एन अकाउंट डूइंग टैक्स इज एज इजी एज पाई फॉर मी। आप इमेज देख सकते हैं। मतलब कोई पर्सन है, इसने यहां से लेकर यहां तक आसानी से जंप कर दी क्योंकि वह कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा था, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा था। अगर दोस्तों मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा, इजी एज पाई, इसमें इजी वर्ड आ गया तो अपने आप में आसान को दर्शा रहा है, कोई चीज आसानी से होने की क्रिया को दर्शा रहा है। अगला है इजी डज इट।
इजी डज इट, इसका मतलब होता है सावधानी से और धीरे धीरे कार्य करने की सलाह देना। सावधानी से धीरे धीरे कार्य करने की सलाह देना। मोस्टली जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो यही करते हैं, हमको सावधानी से और धीरे धीरे कार्य करने के लिए बताते हैं, भी पेशेंस रखिए। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो क्या बोलूंगा? यूज टू एडवाइज समवन टू अप्रोच अ टास्क केयरफुली एंड स्लोली। यूज टू एडवाइज समवन टू अप्रोच अ टास्क केयरफुली एंड स्लोली। इजी डज इट मतलब सावधानी से करने की सलाह देना या धीरे धीरे कार्य करने की सलाह देना। एग्जाम्पल देखिए, इजी डज इट गाइज, इजी डज इट गाइज, यू आर मूविंग अ प्राइसलेस प्राइस ऑफ आर्ट विच इज वर्थ ऑफ 3 करोड़। Easy does it guys, you are moving a priceless prize of art which is worth of 3 करोड़। जैसे इमेज में देख सकते हैं आप, एक कोई फादर अपने बेटे को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है, भी आप जो भी काम करो उसको धीरे धीरे या धैर्य के साथ या सावधानी के साथ करने की कोशिश करो, वह कार्य जरूर ही सक्सेसफुल होगा। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा, ट्रिक क्या लगेगी? इजी डज इट मतलब आसानी, कोई इजी डज मतलब डज क्या, कोई काम करना, काम को आसान करने के लिए, काम को सफलतापूर्वक करने के लिए क्या होगा, उसको एक ही जरिया है, धीरे धीरे या सावधानी से काम करना। नेक्स्ट है अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। अ क्लोज शेव मतलब होता है बाल बाल बचना या थोड़े सी नैरो स्केप के साथ बचना। मैं पहले हिंदी में मीनिंग देखिए, बाल बाल बचना। अब इंग्लिश में मीनिंग देखिए, अ नैरो स्केप फ्रॉम समथिंग और अवॉइडेंस ऑफ ए सिचुएशन ऑफन एन अनफेवरेबल अ डेंजर वन। मतलब मैं अगर कहूं भी, मैं जिस बस में गया, मैं कुछ कारणों के, कुछ रीजन की वजह से बस से उतर गया और मैं पिछली बस में बैठा और आगे जाकर देखा भी जो जिस बस में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो चुका है, मैं क्या कहूंगा? अ क्लोज अ शेव फॉर मी, मतलब मैं बाल बाल बच गया। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड अ क्लोज शेव दिस मॉर्निंग व्हेन अ स्पीडिंग अ कार पास्ड बाय ओनली अ फ्यू इंच फ्रॉम मी। आई हैड अ क्लोज शेव दिस मॉर्निंग व्हेन अ स्पीडिंग कार पास्ड बाय ओनली अ फ्यू इंचेस फ्रॉम मी। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब गाड़ी गुजरी, गाड़ी निकली और साथ के साथ ये पेड़ गिर गया, मतलब कुछ इंच के वजह से वह बाल बाल बच गया, कुछ इंच की दूरी से वह बाल बाल बच गया। अ क्लोज शेव का मतलब बाल बाल बचना, अ नैरो स्केप। नेक्स्ट है ईट क्रो। ईट क्रो का मतलब होता है भी अपनी इच्छा से कार्य ना करना, भी अन इच्छा से कुछ स्वीकार करना, मतलब हमारी मर्जी नहीं है हम फिर भी उसे स्वीकार कर रहे हैं। मैं आपको समझाऊंगा विद ट्रिक के साथ। पहले आप हिंदी में देखिए, भी अपनी इच्छा से कोई कार्य ना करना मतलब अन इच्छा से कुछ एक्सेप्ट कर लेना। इंग्लिश में मीनिंग देखिए, टू एडमिट दैट वन इज रॉन्ग यूजुअली व्हेन डूइंग सो ट्रिगर ग्रेट एम्बैरेसमेंट और शेम। To admit that one is wrong usually when doing so trigger great embarrassment or shame। एग्जाम्पल देखिए, he had no option, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, but to eat crow and admit he is analyzed was wrong। उसने उस गलत स्वीकार किया, उसको बाद में रियलाइज हुआ भी उसने गलत किया। अब इमेज देखिए, जैसे कोई मजदूर है, लॉकडाउन में भी उसका फायदा उठाया जा रहा है, मतलब उससे काम लिया जा रहा है और इसे मजबूरी की वजह से काम करना पड़ रहा है, मतलब ईट द करो। चाहे लॉकडाउन में पुलिस का दबदबा था, चाहे लॉकडाउन में पुलिस का जोर था, भी घर से बाहर नहीं निकली, उसकी वजह से उसके बावजूद भी वह काम करता रहा, मतलब वह अपनी अनिच्छा से कार्य करता रहा। ईट द करो मतलब अनिच्छा से स्वीकार करना। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा, ईट करो, ईट हम्बल पाए, मतलब ईट क्रो, क्रो को खाना, क्या हम कोई कौवा या कां हम इसे खा सकते हैं? नहीं। अगर कोई मजबूरी होगी तो खाएंगे, इसका मतलब क्या होगा? भी अपनी अनिच्छा से स्वीकार करना। नेक्स्ट देखिए, अ क्वीर फिश। अ क्वीर फिश का मतलब होता है सनकी आदमी। एक आदमी जो सनकी है, जिसमें सनक है, मतलब जो किंतु परंतु ज्यादा करता है, जो टांग बीच में बहुत ज्यादा अड़ाता है। अगर इंग्लिश में मतलब समझाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? अ पर्सन हुज बिहेवियर सीम्स स्ट्रेंज
और अनयूजुअल, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, कोई अजीब व्यवहार वाला व्यक्ति। अ क्यूरीफिश मतलब सनकी आदमी। इंग्लिश में अ पर्सन हुज बिहेवियर सीम स्ट्रेंज और अनयूजुअल। सेंटेंस देखिए, एवरीवन कुड टेल ही वाज ए क्यूरफिश, एवरीवन कुड टेल ही वाज ए क्यूरफिश एज सून एज ही वॉकड इनटू द पार्टी हिज मिसमैच क्लोथिंग। एवरीवन कुड टेल ही वाज ए क्यूरफिश एज सून एज ही वॉकड इनटू द पार्टी विद हिज मिसमैच क्लोथिंग। मतलब अजीब ड्रेस की वजह से वह एक सनकी आदमी लग रहा था। इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है, उसकी ड्रेसिंग सेंस ही लग रहा है वह सन की है, अजीब ड्रेसिंग सेंस ही लग रहा है, वह एक सन की व्यक्ति है। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा, ट्रिक क्या लगेगी, एक क्यूर फिश का मतलब, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्यूर फिश का मतलब यहाँ पे वर्ड आ गया क्यों, क्यों फिश। दोस्तों वह पर्सन जो जो हर बात में क्यों या किंतु परंतु करता है, क्यों या किंतु परंतु करता है। नेचुरली बात होगी, जो बात में किंतु परंतु करेगा वह एक सनकी ही आदमी होगा। अक्यूर फिश मतलब बात में क्यों करता है, मतलब वह एक सनकी व्यक्ति है। नेक्स्ट एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब होता है पर्याप्त जगह, मतलब जहां वह जगह जहां पे हम स्वतंत्रता से कोई कार्य कर सकते हैं। एल्बो रूम का मतलब एक पर्याप्त जगह, वह जगह जहां पे हम स्वतंत्रता से कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में मीनिंग देखने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, इनफ स्पेस टू मूव अराउंड एन एरिया इजिली, इनफ स्पेस टू मूव अराउंड एन एरिया इजिली, भी मतलब एक इतनी सी जगह चाहिए जिसमें आराम में इजिली मैं मूव कर सकूं। एग्जांपल देखिए, वी शेयर्ड अ स्मॉल ऑफिस वेयर नाइदर ऑफ अस हैड इनफ एल्बो रूम, मतलब हमें वी शेयर्ड अ स्मॉल ऑफिस, हमें एक ऑफिस शेयर करना चाहिए, वेयर नाइदर ऑफ हैड इनफ एल्बो रूम मतलब हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है, तो इसलिए हमें इसी में एक रूम में शेयर करना चाहिए। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई पर्सन के एक्सप्रेशन से पता लग रहा है वह खुश है, मतलब वह जो वह चाहता है वह कर पा रहा है, इसका मतलब उसे एल्बो रूम प्राप्त है। जो वह चाहता है, पर्याप्त जगह चाहता है, वह स्वतंत्रता स्वतंत्रता या आसानी से कर पा रहा है, एल्बो रूम। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा, एल्बो रूम, एल्बो रूम मतलब कोई रूम, बड़ा रूम से पता लग रहा है कोई जगह की बात कर रहा है, मतलब एक पर्याप्त जगह जहां पे मैं इजिली घूम सकूं या इजिली कोई स्वतंत्रता से कार्य कर सकूं। नेक्स्ट है अ कैट एंड डॉग लाइफ। अ कैट एंड डॉग लाइफ, इसका मतलब होता है हमेशा झगड़ते रहने वाला जीवन, हमेशा झगड़ा करते रहना या हमेशा झगड़ा करते रहने वाला कोई जीवन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, अ लाइफ इन विच पार्टनर आर कॉन्स्टेंटली एंड फ्रीक्वेंट, मतलब एक ऐसा पार्टनर जिससे हम लगातार कुछ लड़ते जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, माई अंकल एंड आंट लीड अ कैट एंड डॉग, माई अंकल एंड आंट लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ, आई डू नॉट नो वाई दे आर स्टेइंग टुगेदर। मेरे अंकल, मेरे चाचा और चाची हमेशा लड़ते रहते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह हमेशा लड़ते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा वह इकट्ठे क्यों रह रहे हैं। ठीक है, इमेज में देखिए, जैसे कोई दो, एक कपल था, वह बार बार लड़ रहे थे, कुत्तों बिल्लों की तरह लड़ रहे थे, मतलब वह एक ऐसे तरीके से लड़ रहे थे, उनमें आपस में नहीं बनती थी, इसलिए कोर्ट ने फैसला दे दिया, आप तलाक कर लीजिए, आप तलाक कर लीजिए। अ कैट एंड डॉग लाइफ, अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा क्या होगा, कुत्ते बिल्लियां, कुत्ते और बिल्लियों की हमेशा कभी नहीं बनती, वह हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, अ कैट एंड डॉग लाइफ मतलब हमेशा लड़ते रहने वाला कोई जीवन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इनगेजिंग मैनर। इनगेजिंग मैनर, इसका मतलब होता है कुछ अच्छा व्यवहार करना, कुछ किसी के साथ अच्छा बिहेव करना, अच्छा व्यवहार करना। अगर इंग्लिश में कहूंगा गुड बिहेवियर। एग्जांपल देखिए, द प्राइम मिनिस्टर बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज इनगेजिंग मैनर, द प्राइम मिनिस्टर बिकम पॉपुलर बिकॉज ही हैज इनगेजिंग मैनर, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत भी पॉपुलर हो चुके हैं अपने अच्छे मैनर्स की वजह से। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन बैठे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वह फीमेल है चाहे मेल है, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब इनगेजिंग मैनर उनमें है। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा इनगेजिंग मैनर में,
अगर मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा क्या होगा, इंगेज मतलब किसी की इंगेजमेंट हो चुकी है, इंगेजमेंट के बाद उसमें जो मैनर आएंगे वो अच्छे आएंगे अपने पार्टनर से बात करने के लिए। इंगेजिंग मैनर का मतलब इंगेजमेंट के बाद वह अपने पार्टनर से अच्छे तरीके से बात करेगा। मतलब इंगेजिंग मैनर मतलब अच्छा व्यवहार करना। नेक्स्ट देखिए, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, इसकी भी ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप समझिए इसका मतलब क्या है। अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा की आड़ में एक अपमान करना। प्रशंसा की आड़ में कुछ अपमान करना। हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा पर्सन जरूर होता है जो प्रशंसा की आड़ में वह हमेशा बुराई ही करता है। जब हमारे मुंह पे प्रशंसा जरूर करेगा पर पीछे हमारी बुराई करेगा। जब मतलब एक 3 बंदों का ग्रुप है, जो कोई चौथा आ जाता है तो बोलता है आ गया इंटेलिजेंट पर्सन। कोई मतलब इसका मतलब क्या होगा, जो इंटेलिजेंट उसने बोला एक कॉम्प्लीमेंट की आस में उसे नालायक बोल दिया, भी वह शुरू से नालायक था, उसे इंटेलिजेंट पर्सन बोल दिया। मतलब अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा की आड़ में अपमान करना। इंग्लिश मीनिंग देखिए, एन इंसल्ट इन द गैस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। ठीक है, सेंटेंस देखिए, शी सेड शी लाइक्ड माई हेयर। उसने कहा उसे मेरे बाल अच्छे लगे, बट इट टर्न आउट टू बी लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट व्हेन शी आस्क्ड हाउ लॉन्ग इट इट वुड बीन डाइंग इट। मतलब वह बोल रही थी उसको मेरे बाल अच्छे लगे, बट मुड़ते ही उसने क्या कहा, प्रशंसा की आड़ में पता नहीं है कितने दिनों से बालों को कलर कर रही है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। मतलब दो लीडर तो अच्छे, बहुत मतलब बहुत चोटी के लीडर हम बोल सकते हैं, जिनका दबदबा चलता है, मतलब माने प्रमाणे लीडर हैं। मतलब क्या इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ बनती नहीं है पर कंडीशनें ऐसी आ जाती हैं, एक दूसरे के साथ बैठना पड़ जाता है। मतलब मुंह पर कुछ हो रहा है, पीठ पीछे कुछ हो रहा है। मतलब अगर वह एक ताने के रूप में हमेशा बात करेंगे, भी तुम तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हो, अच्छे मंत्री हो, वह एक ताने के रूप में एक दूसरे से बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा, ट्रिक क्या लगेगी, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब एक पर्सन है राइट हैंड से, मोस्टली पर्सन राइट हैंड से काम करते हैं, पर वह जानबूझकर लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है काम को बिगाड़ने के लिए। अगर वह सही तरीके से राइट हैंड से काम कर पा रहा है और जानबूझकर लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है, मतलब वह इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा जितना वह राइट हैंड से काम करता है। इसका मतलब क्या होगा, वह काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक अच्छा के रूप में एक अपमानजनक काम करने की कोशिश करेगा। अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा भी एक पर्सन जो राइट हैंड से कार्य करता है, वह अगर जानबूझकर लेफ्ट हैंड से कार्य करेगा तो वह उसके मन में कुछ बुरा चल रहा है, प्रशंसा के आड़ में कुछ अपमान करना। नेक्स्ट देखिए, एंडेड इन द स्मोक। एंडेड इन द स्मोक इसका मतलब होता है कोई परिणाम ना निकलना, नो रिजल्ट, नो कंक्रीट, नो कंक्लूजन। कोई परिणाम ना निकलना, एंडेड इन स्मोक मतलब कोई परिणाम ना निकलना। इंग्लिश में कहेंगे नो रिजल्ट। एग्जाम्पल देखिए, ऑल हर प्लान्स फॉर द ट्रिप टू द हिल स्टेशन एंडेड इन स्मोक एज शी गोट इल एट दैट टाइम। ऑल हर प्लान्स उसके सारे प्लान, फॉर द ट्रिप ऑफ टू द हिल स्टेशन, हिल स्टेशन मतलब पहाड़ों पर जाने वाले जो प्लान थे, एंडेड इन स्मोक उसका कोई रिजल्ट ना निकला जब वह बीमार होगी, एज शी गोट इल एट दैट टाइम। अब इमेज देखिए, बहुत ही अच्छी इमेज है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मतलब कोई पर्सन है, कोविड-19 की वजह से वह तो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा है, मतलब कोई आंख पे पट्टी बांध के कुछ कर रहा है, और जो साथ वाले पर्सन है वह साथ बैठे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, ये भी पर्सन मास्क बिना लगाए घूम रहा है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, जो कोविड-19 का सलूशन होगा उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इस लापरवाहियों की वजह से कोविड-19 का कोई परिणाम नहीं निकलेगा उसके सलूशन को लेकर। सो दोस्तों यह हमारी समझदारी है, इसको कैसे हम अवॉइड करना है, हमने कैसे प्रिकॉशंस रखने हैं। अब जो बात है एंडेड इन स्मोक मतलब कोई परिणाम ना निकलना, मतलब स्मोक खत्म होने की वेट तक करता रहा बंदा पर कोई परिणाम ना निकला। अगला देखिए, अ क्लोज फिस्टेड मैन। अ क्लोज फिस्टेड मैन इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कंजूस है, जो कम खर्च करता है, मतलब पैसे होने के बावजूद भी वह कम खर्च कर रहा है। एक क्लोज फिस्टेड मैन मतलब
पैसे फिस्टेड का मतलब होता है दोस्तों एक मुट्ठी। मुट्ठी मतलब हाथ की हथेली जो हमने बंद करके रखी हुई है, मुट्ठी। मतलब वह एक पर्सन पैसे देने या खर्चने के लिए बहुत अनिच्छुक रहना। अगर इंग्लिश में देखें क्या होगा, टू बी वेरी रिलक्टेंट टू गिव और स्पेंड मनी एंड माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। माइजर का मतलब होता है कंजूस। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग हैरी फॉर अ डोनेट, यू नो हाउ क्लोज फिस्टेड ही इज। देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग हैरी फॉर ए डोनेशन, मतलब कोई कोई पॉइंट ही नहीं है हैरी से पूछने के लिए दान देना है या नहीं, क्योंकि हमें पता है वह एक कंजूस इंसान है। यू नो हाउ क्लोज फिस्टेड ही इज। अब इमेज देखिए दोस्तों, जो कंजूस आदमी होगा वह कोशिश करेगा सब कुछ पैसा मनी दौलत शोहरत उसके पास आ जाए पर खर्च कुछ ना करे। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं साइड पे क्या है, पैसा दौलत शोहरत जो कामकार जो गाड़ियां हैं, मतलब उसके पास एक मैग्नेट दिखाई दे रहा है जिससे वह सबको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। जो कंजूस आदमी होगा वह सब कुछ प्राप्त तो करने की कोशिश करेगा पर देने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। अगर अगर इसमें मैं ट्रिक या आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो क्या करूंगा, अ क्लोज फिस्टेड मैन मतलब एक मुट्ठी बंद कर लेना। मतलब हम जब बोलते हैं किसी को उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली है, मतलब वह पैसे देने में अनिच्छुक है, मतलब वह मुट्ठी से पैसे बाहर नहीं निकालना चाहता। अ क्लोज फिस्टेड मैन मतलब अपनी मुट्ठी से पैसे बाहर नहीं निकालना चाहता, जो मतलब उसके पास पैसे तो हैं पर कंजूस है, खर्च नहीं करना चाहता। अ क्लोज फिस्टेड मैन मतलब पैसे ना खर्च करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है एवरी नूक एंड क्रैनी। एवरी नूक एंड क्रैनी इसका मतलब होता है कोना कोना छार मारना, मतलब अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना। एवरी नूक एंड क्रैनी मतलब अच्छी तरह से कुछ इन्वेस्टिगेशन करना। इंग्लिश में देखिए, आउट ऑफ द वे प्लेस एंड प्लेस वेयर समथिंग कैन बी हिडन। आउट ऑफ द वे प्लेस और प्लेस वेयर समथिंग कैन बी हिडन, मतलब एक ऐसे कोने कोने को छान मारना जहां पे कुछ छिपा हुआ दिख रहा है। जो हमारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जो हमारे जासूस होते हैं, वह उनकी आदत होती है कोने कोने को छान मारना, मतलब कोने कोने को बारीकी तरीके से देखना। एग्जाम्पल देखिए, वी लुक्ड फॉर आवर टिकट इन एवरी नूक एंड क्रैनी बट कुड नॉट फाइंड इट। वी लुक्ड फॉर आवर टिकट इन एवरी नूक एंड क्रैनी बट कुड नॉट फाइंड इट। मैंने अपनी टिकट को सभी जगह देखने की कोशिश की पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मतलब मैंने कोना कोना छान मारा पर मुझे नहीं मिली। अब देखिए इमेज देखिए, मतलब कोई पर्सन है उसके पास टेलीस्कोप, मतलब वह कुछ देख रहा है और टॉर्च पीछे से कोई टॉर्च आ रही है, मतलब वह एक कोना कोना छान मारने की कोशिश कर रहा है, कुछ सब कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। एवरी नूक एंड क्रैनी मतलब कोना कोना छान मारना, मतलब अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना। अगला अ रेड रैग टू ए बुल। रेड रैग टू ए बुल इसका मतलब होता है सांड को लाल कपड़ा दिखाने का के समान। दोस्तों जो सांड होता है उसको हम लाल कपड़ा दिखाएं, एक गेम भी होती है दोस्तों जिसमें उसको लाल कपड़ा दिखाया जाता है, जिससे सांड को बेसिकली तौर पे जो सांड है वह लाल कपड़े से उसको गुस्सा आता है, जो उसको लाल कपड़ा दिखाता है जब दिखाने की कोशिश करता है वह उसके पीछे पड़ जाता है और मारता भी है और मारने की कोशिश भी करता है। रेड रैग टू ए बुल मतलब सांड को लाल कपड़ा दिखाई देना, मतलब किसी को भड़काना। इसका मतलब है वह किसी को भड़काने की बात कर रहा है। इंग्लिश में देखिए, एन ऑब्जेक्ट यूट्रेंस और एक्ट विच सर्टेन टू प्रवोक समवन। एन ऑब्जेक्ट यूट्रेंस और एक्ट विच इज सर्टेन टू प्रवोक समवन मतलब किसी को भड़काने की बात कर रहा है। मतलब अगर मान के चलो किसी बंदे को कोई पर्सन को गुस्सा आ रहा है, अगर मैं उसको ऐसी बातें करूं जिससे और को और गुस्सा है, इसका मतलब क्या होगा, मैं एक सांड को लाल कपड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब भड़कते को और भड़का रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज लाइक अ रेड रैग टू ए बुल व्हेन समांथा हेयर्ड जॉन से दैट मैन शुड बी पेड मोर देन वुमेन। फिर से देखिए, इट वॉज लाइक अ रेड रैग टू ए बुल व्हेन समांथा हेयर्ड जॉन से दैट मैन शुड बी पेड मोर देन वुमेन। एग्जाम्पल देखिए, इमेज देखिए, इमेज में क्या दिखाई दे रहा है, मतलब एक पर्सन है और दूसरा पर्सन उसे उंगली कर रहा है। मोस्टली पर्सन जो ऐसे कई पर्सन ऐसे होते हैं जो दोस्तों में उनको उंगली देखना या उंगली करवाना पसंद ही नहीं है, मतलब
वह एक उंगली कर रहा है मतलब वह दूसरे को भड़काने की कोशिश कर रहा है। अ रेड रैग टू ए बुल मतलब किसी सांड को लाल कपड़ा दिखाना मतलब किसी को भड़काना। नेक्स्ट देखिए अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है एक प्रत्याशित विजेता। मतलब अगर मैं आपको इंग्लिश में समझाता हूँ, अनएक्सपेक्टेड विनर मतलब एक, मान के चलिए एक दो पर्सन है, एक के पर्सन में पैर में चोट लगी है और दूसरे पर्सन बिल्कुल ठीक है। पैर में चोट लगने की वजह से सबको ये लग रहा है भी यह जो सेकंड पर्सन है वह जीत जाएगा, पर इसके ऑपोजिट क्या हुआ, जो फर्स्ट पर्सन है वह जीत गया। इसका मतलब हो गया वे उसने एक डार्क हॉर्स का काम किया, अनएक्सपेक्टेड विनिंग हुआ। ठीक है, अ डार्क हॉर्स मतलब एक ऐसा विजेता जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी वह जीत जाएगा, अनएक्सपेक्टेड विनर। एग्जांपल देखिए, Nobody thought Charlie could win the race after breaking her leg last year, but she turned out to be dark horse and took the first place. Nobody thought Charlie could, किसी को यकीन नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था चार्ली यह कर सकेगा, विन द रेस आफ्टर ब्रेकिंग, रेस जीत पाएगा, आफ्टर ब्रेकिंग हर लेग मतलब लात टूटने के बावजूद लास्ट ईयर को, बट शी टर्न आउट उसने खेल पलट दिया, टू बी डार्क हॉर्स एज ए डार्क हॉर्स की तरह, टू द फर्स्ट प्लेस और फर्स्ट प्लेस आ गया। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई घोड़ा है, चोट लगने की वजह से यह फर्स्ट प्लेस पर आ गया, मतलब वह अनएक्सपेक्टेडली विनिंग हो गया। मान के चलिए जॉकी होते हैं, उन पे सट्टा भी लगता है, मतलब सबने सट्टा लगाया है अच्छे घोड़ों पर और जीत गया ये, इसका मतलब क्या होगा, यह एक डार्क हॉर्स माना जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली विनिंग हॉर्स। अगर डार्क हॉर्स में मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा, एक डार्क हॉर्स मतलब अंधेरे में दौड़ता घोड़ा, मतलब उसका पता नहीं चला वह कब जीत गया। अंधेरे में दौड़ता घोड़ा, पता नहीं वह कब जीत गया। नेक्स्ट देखिए, आई टू आई, इसका मतलब होता है किसी के साथ सहमत होना। आई टू आई किसी के साथ सहमत होना मतलब दोस्तों हम आंख उसके साथ ही मिलाते हैं जिसके साथ हम हमारी सहमति होती है। अगर इंग्लिश में देखिए क्या होगा, टू एग्री विद समवन और टू हैव द सम ओपिनियन एज देम। टू एग्री विद समवन और टू हैव द सम सेम ओपिनियन एज देम मतलब किसी के साथ सहमत होना। सहमत को दोस्तों अकॉर्ड एक वर्ड है, अकॉर्ड, उसको भी हम सहमत होना बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट सी आई टू आई विद माई फादर ऑन मैनी थिंग्स। आई डोंट सी आई टू आई विद माई फादर ऑन मैनी थिंग मतलब मैं अपने फादर की नज़र में नहीं देख सकता, कई ऐसी चीज़ें जिसमें उनकी साथ में निगाह नहीं मिला सकता। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ हिंदुस्तान है, मतलब इनमें मीटिंग चल रही है। अगर इनमें सहमति होगी इसका मतलब क्या होगा, आई टू आईज, इनमें सहमति होगी, आई टू आई हो गया मतलब इनमें सहमति हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आई टू आई मतलब किसी के साथ सहमत होना। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा तो ट्रिक क्या होगी, आई टू आई दोस्तों हम आईज आंख उसके साथ ही मिलाएंगे जिसके साथ अगले ऑब्जेक्ट के साथ हमारी हामी या मंजूरी होगी, मतलब सहमति होगी। नेक्स्ट है अ गो गेटर। अ गो गेटर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमें हमेशा प्रेरित या हमेशा मोटिवेशन देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हमें मोटिव और प्रेरित करता है। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। गो गेटर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हमें प्रेरित करता है। इंग्लिश में मीनिंग देखिए, अ हाईली मोटिवेटेड एंड एम्बिटियस पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा हमें मोटिवेट करता है। सेंटेंस देखिए, वी वांट in turn who are go getter not timid kids who need to be told what to do। हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो बच्चों को मोटिवेट करे, ना कि उनसे पूछे भी ये तुमने क्या कर दिया। मतलब एक दोस्तों जो मोटिवेटर पर्सन होगा क्या होगा, मान के चलिए एक गिलास है वो भरा हुआ है, जो तो पर्सन नेगेटिव होगा वो तो कहेगा आधा गिलास खाली है, जो पॉजिटिव पर्सन होगा वो कहेगा भी आधा गिलास भरा हुआ है, मतलब उसके जो व्यूज होंगे हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ होंगे। आप जैसे आप इमेज में देखिए, मतलब ये दो वर्कर दिखाई दे रहे हैं और जो समझाने वाला है मतलब वो समझा रहा है भी, उन्हें प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है भी यह काम इम्पॉसिबल नहीं पॉसिबल है, यह काम हो सकता है, मतलब किसी को मोटिवेट कर रहा है। गो गेटर का मतलब एक बेहद प्रेरित महाकांक्षी वाला व्यक्ति जो हमेशा हमें मोटिवेट करता है।
अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा क्या होगा, गो गेट। गो गेट दोस्तों, गो गेट मोस्टली हमें वो कहेगा चलो उठो, गो गेट हमेशा वो कहेगा जो चाहेगा हम जिंदगी में आगे बढ़ें, जो हमें मोटिवेट करेगा वो हमें गो गेट कहेगा। गो गेटर मतलब अब एक ऐसा व्यक्ति जो हमें मोटिवेट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, आई वॉश। आई वॉश का मतलब होता है बकवास, मतलब नॉनसेंस, मतलब इनसिंसियर हम टॉक बोल सकते हैं, कोई मतलब कुछ बकवास, कोई बेहुदा। हिंदी मीनिंग बकवास, इंग्लिश में कहेंगे नॉनसेंस या इनसिंसियर टॉकिंग। अगर एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल देखिए, ऑल द स्टाफ अबाउट ब्लड बीइंग थिकर देन वाटर वाज नथिंग मोर देन आई वॉश। ऑल द स्टाफ अबाउट ब्लड बीइंग थिकर देन वाटर वाज नथिंग मोर देन आई वॉश। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप दिखाई दे रहा है इमेज में, कोई पर्सन है कुछ पूछ रहा है और वो जवाब देने की वजह से मतलब बला बला कुछ भी ऐसा बोल रहा है जो उसके रिलेटेड या काम का नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, वह बकवास कर रहा है और दूसरा पर्सन को गुस्सा आ रहा है। मतलब एक पर्सन बकवास कर रहा है, दूसरा पर्सन पूछने के बावजूद बकवास सुन रहा है तो उसे गुस्सा आएगा। अगर इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा, आई वॉश मतलब आंखों को धोना। अगर यहाँ पे लगा लो, एक तो होता है दोस्तों आंखों को छींटे मारना, आंख में पानी डालना। अगर मैं कहूँ आंखों को धोना साबुन से या कपड़े से, आंखों को धोना का मतलब साबुन से आंखों को धोना क्या होगा, बेहुदा काम है, एक बकवास काम है। मतलब आई वॉश का मतलब बकवास काम। अगला है दोस्तों, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड इसका मतलब होता है कई अलग अलग कार्य में कुशलता व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो मोस्टली हर कार्य में कुशल है, हर काम की उसे नॉलेज है। एक्सपीरियंस पर्सन भी हम उसे बोल सकते हैं। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब एक एक्सपीरियंस पर्सन जिसकी कुशलता अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्रों में है। इंग्लिश मीनिंग देखिए, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैनी डिफरेंट एरियाज। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैनी डिफरेंट एरियाज। एग्जाम्पल देखिए, माई फादर कैन फिक्स कार्स, बिल्ड फर्नीचर एंड प्रोग्राम कंप्यूटर, ही एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। माई फादर कैन बी फिक्स कार, बिल्ड फर्नीचर एंड प्रोग्राम कंप्यूटर, ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जैसे आप इमेज में दिखाई दे रहा है, मतलब एक पर्सन है, उसके पास देखिए दोस्तों हर प्रकार की मशीनें हैं, हर प्रकार के काम करने के तरीके हैं, हर प्रकार के मतलब वह पानी भी दे रहा है, खेती भी कर रहा है, ट्रैक्टर भी चला रहा है, बिजली का काम भी कर रहा है, कोई मैकेनिक का काम भी कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो यह पर्सन है वह जैक ऑफ ऑल ट्रेड है। जैक का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोई गाड़ी का पंचर हो जाता है तो एक जैक से हम नट को खोलते हैं। मतलब एक ऐसा पर्सन जो हर काम जानता है, यह पर्सन मतलब हर काम जानता है, इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सेंटेंस फिर से देख लीजिए दोस्तों, आपको क्लियर हो जाएगा। माई फादर कैन बी फिक्स कार, बिल्ट फर्नीचर एंड प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर, ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड। मतलब मेरे पापा भी कार को ठीक कर लेते हैं, फर्नीचर बना लेते हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, मेरे पापा हर फील्ड में माहिर हैं, तो मैं उन्हें क्या कर सकता हूँ, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक आउट। एक आउट का मतलब होता है कमी पूरा करना। इसको मैं समझाऊंगा विद ट्रिकी के साथ। एक आउट का मतलब होता है कमी पूरा करना। इसकी एग्जांपल देखिए, द ओल्ड मैन एक्ट आउट हिज पेंशन बाय सेलिंग वेजिटेबल फ्रॉम हिज गार्डन। द एक्ट आउट मतलब द ओल्ड मैन एक्ट आउट मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी कमी होगी किससे पूरी, हिज पेंशन बाय सेलिंग वेजिटेबल फ्रॉम हिज गार्डन। मतलब उसकी कमी पूरी हो गई, पेंशन की कमी पूरी होगी, जो गार्डन में वह सब्जियां उगाता था उसे बेचकर उसकी कमी, पेंशन की कमी पूरी हो गई। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। मतलब दोस्तों विटामिन डी हमारे दोस्तों हमारे शरीर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जो हमारी शरीर की मतलब हड्डियों में जो कमजोरी होती है, विटामिन डी उनको उस कमियों को पूरा कर देता है। मतलब जो विटामिन डी है हमारी बॉडी के लिए एक आउट है। एक आउट मतलब कमी को पूरा करना। अगर मैं इसको ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, एक आउट मतलब कोई पर्सन आउट हो गया, कोई पर्सन आउट हो गया, वह दूसरा उसकी जगह की पूर्ति के लिए जा रहा है। एक पर्सन आउट हो गया और दूसरा पर्सन उसकी जगह की पूर्ति के लिए जा रहा है। मतलब एक आउट हुआ और एक उसकी पूर्ति के लिए जा रहा है, मतलब कमी को पूरा करना। एक आउट मतलब कमी को पूरा करना। नेक्स्ट है दोस्तों, अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न इसका मतलब होता है लाभ कमाना, जब लाभ कमाता हुआ कोई भी व्यवसाय।
लाभ कमाना या लाभ कमाता हुआ कोई भी व्यवसाय, मतलब इसका मतलब क्या होगा, अ गोइंग कंसर्न, इसको भी समझाऊंगा विद ट्रिक के साथ। इंग्लिश में मीनिंग देखिए, अ बिजनेस दैट मेक अ प्रॉफिट, अ बिजनेस दैट इज मेकिंग अ प्रॉफिट। एग्जाम्पल देखिए, दे हैड अ डिफिकल्ट स्टार्ट, दे हैड अ डिफिकल्ट स्टार्ट बट दे हैव टर्न्ड द रेस्टोरेंट इनटू अ गोइंग कंसर्न। दे हैड अ डिफिकल्ट स्टार्ट मतलब पहले उन्होंने बहुत परेशानी से शुरुआत की थी, बट दे हैव टर्न्ड द रेस्टोरेंट इनटू गोइंग कंसर्न मतलब उन्होंने जो रेस्टोरेंट खोला है, स्टार्टिंग में तो बहुत परेशानी आई थी, पर अब वह अच्छा चल रहा है, मतलब अच्छा लाभ कमाने वाला व्यवसाय बन रहा है। मतलब जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, यह पर्सन है, मतलब इसने काम की स्टार्ट तो की थी परेशानी में, पर अपने आइडियाज अपने व्यूज के साथ उन्होंने लोगों को इतना प्रभावित कर दिया, वह अपने काम में सफलता पाता गया और लाभ कमाता गया, काम में सफलता पाता गया और लाभ कमाता गया। अ गोइंग कंसर्न मतलब लाभ कमाता हुआ व्यवसाय। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा, ट्रिक क्या होगी, अ गोइंग कंसर्न मतलब अ गोइंग जाना, कन स मतलब अर्न, यहाँ पे मैं अर्न को अलग कर देता हूँ। अर्निंग मतलब होता है इनकम, मतलब कुछ पैसा कमाना। एक वह जा रहा है पैसा कमाने, मतलब ऐसा व्यवसाय जहां पे वह लाभ कमाता है, मतलब पैसा कमाने जाना चाहता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों कुछ मैं हर वीडियो में कहा था, मैं लास्ट में आपके लिए एक सेल्फ टेस्ट रखूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी चल रही है, आपको कितनी तैयारी करने की जरूरत है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो में इसका ट्रिक के साथ समझाया था, कीप एन आई ऑन। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, 10 सेकंड लीजिए, इतना मैं आपको सभी के आंसर बताता हूँ। कीप एन आई मतलब सभी का मतलब मैं बताता हूँ चारों ऑप्शनों का, इसके बाद आप आंसर देने की कोशिश करना। अगर आपने आंसर दे दिया है तो आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। कीप एन आई ऑन का मतलब पहले देखिए, ए ऑप्शन वॉच ओवर मतलब निगरानी रखना, निगरानी रखना। टू डिस्ट्रॉय वंस रेपुटेशन अपना अपनी रेपुटेशन को खत्म कर लेना, अपनी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा देना। टू गेट आउट ऑफ डिफिकल्टी मुश्किल समय से बाहर आना, मुश्किल समय से बाहर आना। ब्राइब्ड मतलब रिश्वत। अब देखिए कीप एन आई ऑन, ध्यान से देखिए, कीप एन आई ऑन मतलब दोस्तों मैंने कहा था, एक ट्रिक के साथ बताया था आपको, कीप एन आई ऑन का मतलब होता है आंखें खुली रखना। आई ऑन आंखें खुली, कीप रख मतलब रखना, अपनी आंखें खुली रखना। अपनी आंखें खुली कौन रखेगा दोस्तों, रात को जो पहरा देगा, जो निगरानी करेगा, वही आंखें खुली रखेगा। अगर आपने ए ऑप्शन दिया था, आंसर में ए ऑप्शन लगाई थी, तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर किसी ने बी या सी लगाया था, उनका आंसर गलत है। मतलब कीप एन आई ऑन का मतलब क्या होगा, निगरानी करना। तो तो एक फैक्ट है दोस्तों, तो ये आंसर तो नहीं होगा, अपनी रेपुटेशन को बर्बाद करना या डिफिकल्टी से बाहर आना या रिश्वत लेना। ठीक है, नेक्स्ट है पुल वेल विद, पुल वेल विद दोस्तों 10 सेकंड है, जल्दी से कोशिश कीजिए आंसर देने का। पुल वेल विद का मतलब मैंने अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो में डाला हुआ है, थर्ड वीडियो में डाला था। पुल वेल विद का मतलब गिवन एडवांस इंफॉर्मेशन। पहला देखिए मैं चार ऑप्शन आपको समझाता हूँ। गिवन एडवांस इंफॉर्मेशन मतलब किसी को एडवांस में इंफॉर्मेशन देना। वर्क टुगेदर इकट्ठा काम करना। थ्रेटन मतलब किसी को धमकाना। स्कोल्ड मतलब किसी को डांटना, डांटना। थ्रेटन मतलब किसी को धमकाना, धमकाना। वर्क मतलब इकट्ठा काम करना, इकट्ठा काम करना। गिवन एडवांस इंफॉर्मेशन मतलब किसी को सलाह इंफॉर्मेशन एडवांस में देनी। दोस्तों अगर आपने इसका आंसर पुल वेल विद मतलब मैंने कहा था सबको साथ में खींचना, मैंने ट्रिक के साथ समझाया था, सबको साथ में खींचना। सबको साथ में खींचना मतलब वर्क टुगेदर, काम इकट्ठा करना। अगर दोस्तों आपने बी ऑप्शन लगाया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। गिवन एडवांस इन्फॉर्मेशन, थ्रेटन एंड स्कोल्डन, इसका आंसर नहीं होगा। मैंने ट्रिक के साथ समझाया था, इसका आंसर क्या होगा, वर्क टुगेदर, इकट्ठा काम करना। अगला देखिए, टू बी टच्ड, टू बी टच्ड मतलब इसका मतलब होता है, पहले आप 10 सेकंड लीजिए, इसका मतलब देखिए क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ। इतने में आपको चार ऑप्शन बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इग्नोर, किसी को नकार देना, इग्नोर कर देना। अ ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत ही उच्च मात्रा में किसी के साथ अट्रैक्शन या ज्यादा प्रिय, ज्यादा अट्रैक्शन होना। टच द हार्ट मतलब दिल को छू जाना। अ गेम विदाउट एनी रिजल्ट, एक ऐसी गेम, ऐसा खेल जो बिना रिजल्ट के है, एक ऐसा खेल, ऐसी गेम जो बिना रिजल्ट के है। टू बी टच
अब बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मैंने ट्रिक के साथ समझाया था। टू बी टच्ड मतलब दिल को छू जाना, दिल को छू जाना। अगर दोस्तों आपने आंसर सी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मतलब टू बी टच मतलब दिल को छू जाना, टच द हार्ट। अगर आपने आंसर बी, ए, बी या डी लगाया था तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। आई होप दोस्तों सेल्फ टेस्ट से आपको पता चल रहा होगा आपको कितना आता है और आपको कितनी तैयारी करने की जरूरत है। दोस्तों मैंने हर वीडियो में कहा था सेल्फ टेस्ट एक ऐसी चीज है जिससे आपको पता लग जाता है कि आपको तैयारी की कितनी आवश्यकता है। तो दोस्तों आप जब भी कोई रिवीजन करते हो या कोई नोट्स तैयार करते हो, लास्ट में उसका सेल्फ टेस्ट दीजिए, जिसके लिए आपके लिए इन फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से गवर्नमेंट ऑफिसर बनिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।